नमस्कार दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक के बाद एक शानदार आईपीओ मार्केट के अंदर आ रहे हैं। 15 मार्च से दो आईपीओ लॉन्च होंगे या शुरू होंगे। पहला है क्राफ्ट्समैन का और दूसरा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक का। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के आईपीओ के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आप उसको जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के आईपीओ के बारे में, कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, फाइनेंशियल वैल्यूएशन, ग्रे मार्केट का प्रीमियम, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। साथ साथ अगर आपको कन्फ्यूजन है कि क्राफ्ट्समैन में अप्लाई करें या फिर लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर, तो वो कन्फ्यूजन भी मैं आपकी इस वीडियो के अंदर दूर करने वाला हूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं। इशू का जो साइज़ होगा वो 823 करोड़ के लगभग होगा, जिसमें से ऑफर फॉर सेल होगा वो 673 करोड़ होगा, और जो बचा हुआ जो पोर्शन होगा वो फ्रेश इशू है जो लगभग आता है 150 करोड़। इसका मतलब कंपनी जो है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन को सिर्फ 150 करोड़ मिलने वाला है इस आईपीओ से। आईपीओ की जो अप्लाइंग डेट होगी वो वही रहेगी जो आपकी लक्ष्मी ऑर्गेनिक की है, 15 से 17 मार्च। अलॉटमेंट डेट, इनिशिएशन ऑफ रिफंड और क्रेडिट जो है आपके डीमेट अकाउंट के अंदर, यानी कि अगर आप सक्सेसफुल हुए हैं तो आपके जो डीमेट अकाउंट के अंदर ये 24 को आ जाएगा, ये आप डेट देख सकते हैं। जो लिस्टिंग की जो डेट रहेगी टेंटेटिव वो होगी 25 मार्च की, और आईपीओ का जो प्राइस बैंड उन्होंने रखा है वो है 1488 से 1490 पर शेयर। फेस वैल्यू 5 रुपये रहेगी। मिनिमम लोट रहेगा रिटेलर के लिए 10 शेयर का, जिसके लिए उसके 14,900 रुपये देने पड़ेंगे, और मैक्सिमम लोट होगा 130 शेयर का, जिसके लिए 1,93,700 रुपये उसको देने पड़ेंगे। तो चलिए एक बार कंपनी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और ले लेते हैं। ये जो कंपनी है वो 1986 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है। इसके प्रमोटर हैं श्रीनिवासन रवि, जिनके पास 63.4% शेयर है आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद जो है ये हिस्सेदारी घट के 59.7% रह जाएगी। शेयर होल्डर्स के अंदर मरीना इन्वेस्टमेंट है जिसके पास 15.5, और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफसी है जिसके पास लगभग 14% शेयर है। प्रमोटर और शेयर होल्डर तीनों मिलके इसके अंदर जो है ऑफर फॉर सेल के जरिए अपना जो स्टेक है वो रिड्यूस कर रहे हैं। और अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है बेसिकली एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो प्रीसीजन कंपोनेंट्स, यानी कि हाईली जो एक्यूरेसी के साथ जो कंपोनेंट काम करते हैं वो ऐसे कंपोनेंट बनाती है। इसका जो मेजर जो बिजनेस का ऑपरेशन है बेसिकली जो है ऑटो सेक्टर, उसके लिए ये जो है हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स बनाती है। साथ साथ जो इंडस्ट्रीज जो स्पेसिफिक नीड रहती हैं उसके हिसाब से भी ये जो कंपनी फोर्जिंग का काम करती है, उनके लिए कंपोनेंट बनाती है। इसका जो बिजनेस के 3 की सेगमेंट है, ये देखिए, ऑटोमेटिव पावर ट्रांसमिशन के से रिलेटेड जो कंपोनेंट है यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। इसके अलावा एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स जो है, डाई वगैरह कास्टिंग के प्रोडक्ट है, ये सब बनाती है। नीचे आप इनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। इसके पास ढेरों प्रोडक्ट है। होस्ट यानी कि जो हमारी जो वेट को लिफ्ट करने के लिए जो मशीनें रहती हैं उनको होस्ट बोलते हैं। इंडस्ट्रियल गियर, मरीन इंजन्स, क्रेन किट, गियर बॉक्स, लोकोमोटिव इक्विपमेंट, स्टोरेज सॉल्यूशन, इस तरह के जो है कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी के पास लगभग 12 जो है मानो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं जो लगभग इंडिया की 7 सिटीज़ के अंदर लोकेटेड है। और कंपनी जो है सिलेंडर जो ब्लॉक्स है ट्रैक्टर के अंदर, ट्रैक्टर सेगमेंट के अंदर, उसके अंदर जो है लीडर है उस सेगमेंट के अंदर। तो ये बात होगी कंपनी के ब्रीफ इंट्रोडक्शन की। और साथ साथ अगर कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो आप नीचे देखिए कंपनी के कितने शानदार कस्टमर है। कंपनी टाटा मोटर्स, डेमलर इंडिया, टाटा कमिंस, महिंद्रा महिंद्रा, रॉयल एनफील्ड, सीमन एस्कॉर्ट, अशोक लीलैंड, टेफे ट्रैक्टर, इन सब दिग्गज कंपनियों को जो है अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इसके जो है 3 मेजर ब्रांड है, आप नीचे देख सकते हैं, वी स्टोर, कार्ल स्टेला एंड क्राफ्ट्समैन मरीन। तो कार्ल स्टेला ये बेसिकली इसका एक जॉइंट वेंचर है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको इसकी सब्सिडरी भी दिखा देता हूँ। इसकी जो 2 मेजर सब्सिडरी हैं
वो है क्राफ्ट्समैन मरीन एंड क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन यूरोप एंड सिंगापुर। ये जो बीच में आप देख रहे हैं एमसी क्राफ्टमैन मशीनरी एंड कार्ल स्टेला, ये इसका जॉइंट वेंचर है दूसरे देश की कंपनीज के साथ। बात हो गई इसके सब्सिडरी की। चलिए अब रिजल्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो फिगर लगाई है मैंने करोड़ में लगाई है, और 31 मार्च 2018 से लेके दिसंबर 2020 तक का जो रिजल्ट है यहाँ मैंने लगाए हैं। सबसे पहले टोटल एसेट जो था लगभग 2000 करोड़ थी इसकी 31 मार्च 2018 को। उसके बाद 2300 करोड़ हो गई, 2325 करोड़, देन 2303 करोड़, थोड़ा सा डिक्लाइन है, और अब 31 दिसंबर 2020 तक 2246 करोड़ हो चुकी है। टोटल रिवेन्यू अगर देखा जाए तो 1522 करोड़ था, उसके बाद 1831 इंक्रीज होता है, देन फिर से डिक्लाइन होता है 1501 करोड़, और अब 1030 करोड़ के लगभग ये टोटल रिवेन्यू दिखाई देता है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 31 मार्च 2018 को 31.5 करोड़ था, उसके बाद काफ़ी शानदार इसमें जंप दिखाया और लगभग 97.3 करोड़ हो गया। उसके बाद डिक्लाइन हो गया 41 करोड़ पे, एंड देन 50 करोड़ के लगभग अब 31 दिसंबर 2020 तक हो चुका है। अर्निंग पर शेयर अगर देखें तो ये 15.67, फिर 48, फिर 20 एंड देन 25.18। तो अर्निंग पर शेयर और प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है वो काफ़ी वेरिएबल दिखाई दे रहा है, कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि कोरोना के टाइम पे जो ज़्यादातर कंपनी जो है दिक्कत फेस कर रही थी, तो हो सकता है इनकी भी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो बंद रही होंगी, उसका इम्पैक्ट रिजल्ट के अंदर दिखाई दे रहा होगा। कुल मिला के रिजल्ट जो है ठीक ठाक है, ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। और अगर इसके वैल्यूएशन की बात करें यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो निकल के आती है 55, जो इसको ठीक ठाक यानी कि रीजनेबली वैल्यूड बनाती है। अगेन ये ना तो ज़्यादा महंगा है ना ही ज़्यादा सस्ता है, जैसे कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक का था। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की भी वैल्यूएशन ठीक ठाक थी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसका पीयर्स के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे हमने पीयर्स लगाए हैं, आप देख सकते हैं लास्ट में क्राफ्टमैन ऑटोमेशन है, और जो अलग अलग कैटेगरी है वो इधर लगाई है। यहाँ पे सिर्फ एवटेक लिमिटेड है जो हर एक कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट बनाती है, और दूसरा है क्राफ्टमैन ऑटोमेशन जो हर एक सेगमेंट के अंदर प्रोडक्ट बनाती है। आप इसका कंपैरिजन देख सकते हैं। अगर फर्दर हम कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, एनएवी, पीई या रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ इसके पीयर्स लगे हैं। काफ़ी दिग्गज कंपनी भारत फोर्ज, एंडुरेंस टेक्नोलॉजी, जमुना ऑटो, महिंद्रा, मिंडा, इस तरीके की जो है इसके जो है दिग्गज कंपिटिटर्स हैं या पीयर्स हैं। यहाँ पे अगर ईपीएस की अगर आप बात करें तो ये देख सकते हैं 20.4 इसका ईपीएस है, जो अपने जो सेगमेंट है उसके अंदर सेकंड पे स्टैंड करता है। सबसे ज़्यादा जो ईपीएस है वो है एंडोरेंस टेक्नोलॉजी का 40.2 के अराउंड, यानी कि ईपीएस के बेसिस पे, अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पी की बात करें तो हमने अभी भी आपको पी बताया जो लगभग 55 के अराउंड है। तो ये जो है रिजनेबली वैल्यूड है, ना तो ज़्यादा महंगी है और ना ही ज़्यादा सस्ती है। अगर महिंद्रा सी से कंपेयर करें तो इसका पी ज़्यादा है, इनफैक्ट एंडोरेंस से भी इसका पी ज़्यादा है। लेकिन जब इसको भारत फोर्ज और मिंडा या फिर हम रामकृष्णा फोर्जिंग जैसी कंपनी से कंपेयर करते हैं तो इसका पी हमें कम दिखाई देता है, यानी कि इसका वैल्यूएशन ठीक ठाक है, जो है इंडस्ट्री का जो एवरेज है उसी के आसपास है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी आप यहाँ देख सकते हैं, वो भी ठीक ठाक अपने पीयर्स के मुकाबले जो इसके परफॉर्मेंस है वो भी रीजनेबल सी है, ठीक ठाक हमें दिखाई देती है। फर्दर अगर हम कंपेयर करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन के बेसिस पे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है इसके पीयर्स, और यहाँ पे है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि आरओसी के बेसिस पे भी यहाँ हमने कंपैरिजन लगाई है। ये देखिए आप क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन है और इसकी ये है परफॉर्मेंस, जो कि दोनों के बेसिस पे यानी कि पीएटी मार्जिन और आरओसी के बेसिस पे हमें ठीक ठाक रीजनेबल सी दिखाई देती है। चलिए एक इंटरेस्टिंग स्लाइड और आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अंदर हमने लगाया है कि जो कमर्शियल व्हीकल है उसके अंदर जो है किस कंपनी का कितना मार्केट शेयर है। तो कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो टाटा मोटर नंबर 1 है, 42% का इसके पास जो है शेयर है, स्टेक है। उसके बाद महिंद्रा है 28, और देन आप अशोक लीलैंड या वोल्वो आइसर जैसी कंपनी यहाँ देख सकते हैं। प्राइवेट व्हीकल्स की बात करें तो मारुति अनडाउटली जो है नंबर 1 है, 51% उसके पास स्टेक है। हुंडई के पास 18 है, देन आप महिंद्रा, टाटा मोटर,
होंडा, रेनो, टोयोटा देख सकते हैं। और किया सरप्राइजिंगली 3% का इसने स्टेक ले लिया है इतने कम टाइम में। और एक इंटरेस्टिंग और स्लाइड है आपके लिए, जिसके अंदर हमने टू व्हीलर जो है, जो कंपनी है, उसके अंदर जो मार्केट शेयर लगाया है, तो नंबर 1 है इसके अंदर हीरो। अब देखिए 36% का स्टेक इसके पास है। उसके बाद है होंडा 27%, देन आप टीवीएस, बजाज, और जो रॉयल एनफील्ड है उसको भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही ट्रैक्टर सेगमेंट के अंदर नंबर 1 है महिंद्रा, जिसके पास 41% का शेयर होल्डिंग है या फिर मार्केट शेयर है। और इसके बाद आप और देख सकते हैं जैसे कि जॉन डीरे, एस्कॉर्ट, आईटीएल या टेफे जैसी कंपनी आती हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्लाइड था। मैं जब इसका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट देख रहा था क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का, तो वहाँ से मुझे ये मिला, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो ये बात हो गई कंपनी के पूरा डिटेल, फाइनेंशियल वैल्यूएशन हमने सब देख लिया। चलिए कंपनी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस भी देख लेते हैं। तो कंपनी की स्ट्रेंथ के ऊपर नंबर 1 मेरे हिसाब से आता है कि अभी जो गवर्नमेंट ने इसी रिसेंट बजट के अंदर जो व्हीकल स्क्रैपेज जो पॉलिसी लाए है, उससे जो है जो पुराने जो व्हीकल होगा उसको आसानी से स्क्रैप किया जाएगा और लोग जो है जो नया व्हीकल है वो आसानी से लेंगे। इट मीन्स जो है व्हीकल की परचेज बढ़ेगी, तो उनका जो पार्ट्स को जो सप्लाई करते हैं जैसे कि क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन है, तो ऐसी कंपनी का भी जो है ग्रोथ के जो है प्रोस्पेक्ट बढ़ जाते हैं। इंडियन जो ऑटो कंपोनेंट की इंडस्ट्री है, जो सीएजीआर रही है, वो लगभग 6% रही है 2015 से 2020 के अराउंड 2020 में। और अगर इसको फर्दर अगर फोरकास्ट किया जाए तो लगभग 6 से 8% के लगभग ये कमिंग ईयर्स में रहने वाली है, जो कि डिसेंट। साथ साथ जो कंपनी की जो प्रेजेंस है वो डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल भी है। ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है यूएस, जापान जैसी कंट्रीज़ के अंदर, और इसका जो रिवेन्यू है एक्सपोर्ट से वो 9 to 10% जो रिवेन्यू इसका एक्सपोर्ट से आता है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो भी अलग अलग जगह पे इंडिया के अंदर लोकेटेड है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के जैसे नहीं है जो सिर्फ एक जगह पे लोकेटेड थी। इसके पास 12 काफ़ी शानदार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इसका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड लगता है, ऑटो सेक्टर के साथ साथ इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी ये प्रोडक्ट बनाती है। तो ये होगी इसकी स्ट्रेंथ। चलिए अब कंपनी की वीकनेसेस के बारे में और देखते हैं। तो सबसे पहली वीकनेस इसके लिए रहेगी या डिसएडवांटेज होगा कि कंपनी के पास जो है बोरोइंग यानी कि डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है, 890 करोड़ के आसपास है 31 दिसंबर 2020 के हिसाब से। इसका जो रिवेन्यू है वो टॉप 4 कस्टमर से उसका रिवेन्यू का पोर्शन है वो लगभग 35% है। तो अगेन इसके लिए भी ये दिक्कत रहेगी, क्योंकि अगर एक भी कस्टमर इससे छूट जाता है तो इसके रिवेन्यू को जो है अफेक्ट कर सकता है। और कंपनी को जैसा मैंने अपने आपके शुरू में बताया कि ऑफर फॉर जो सेल है इस आईपीओ के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है, और कंपनी को सिर्फ इससे 150 करोड़ ही मिलने वाला है। साथ साथ इसकी एक सब्सिडरी है सिंगापुर के अंदर, वो जो है अभी बैंकरप्ट हो गई है, उसने सोल्वेंसी के लिए फाइल कर दिया है, यानी कि कंपनी जो है वहाँ पे अच्छा जो है परफॉर्म नहीं कर पाई। और साथ साथ इसके जो कस्टमर है उसके साथ भी लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, और कंपनी के अंदर हमें कोई भी ऐसा मोट या कम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं लगता कि ये जो अपने जो पीयर्स है उसके साथ जो ये स्टैंड कर सके, इस टफ कंपटीशन के अंदर स्टैंड कर सके। तो फिलहाल ये सब हमें इसकी वीकनेसेस दिखाई देती हैं। तो हमने सारी चीज़ें अब डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं कि इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, जहाँ तक लिस्टिंग गेन की बात है तो इसका भी ग्रे मार्केट के अंदर जो प्रीमियम है वो लगभग 28% के अराउंड चल रहा है। यानी कि अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आते हैं इस आईपीओ के अंदर तो आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगेन जब ये आईपीओ खुलेगा यानी कि 15 से 17 उस समय भी आपको ग्रे मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन देखना है। अगर कम से कम 40-50 गुना अगर ये सब्सक्राइब हुआ है और ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है वो भी इसके अराउंड 28-30 के अराउंड रहता है, तो आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल आप इसको अवॉइड कीजिए। इसका परफॉर्मेंस हम देखते हैं, परफॉर्मेंस देखने के बाद इसके अंदर हम बाद में अप्लाई करेंगे जब इसके जो रिज़ल्ट आ जाएंगे। 1-2 क्वार्टर के रिज़ल्ट चेक करने के बाद इसको देखेंगे। हालांकि कंपनी में कोई ऐसा मेजर इशू नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी हम
इसको बाद में चेक करेंगे इसके रिजल्ट देखने के बाद। और जहाँ तक इन दोनों में हम, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक की तरफ जाएं या फिर क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की तरफ, तो हमें लक्ष्मी जो ऑर्गेनिक है इससे ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, बिकॉज उसका लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो ग्रे मार्केट के अंदर जो प्रीमियम है वो भी 70% से ज़्यादा है, तो आपको लिस्टिंग गेन भी इससे ज़्यादा मिलेगा। और साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि वो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है जो कि हमें सेक्टर ऑफ द डिकेड दिखाई देता है, काफ़ी शानदार सेक्टर है। चाइना का जो है बैकआउट करने की जो पॉलिसी है पूरे वर्ल्ड की, उसका भी इंडिया के जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर को फ़ायदा हो रहा है। तो आप जो है अगर कन्फ्यूजन में है तो आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक की तरफ जा सकते हैं, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन को आप छोड़ सकते हैं। और अगर आप दोनों के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए आप दोनों के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के आईपीओ के ऊपर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।